नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत दोस्तों वलित प्रकार के वलित पर्वत है, पर्वत का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ उत्पन्न होता है, मोड़ या वलन उत्पन्न होता है, तब जो है ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है जिन्हें हम लोग वलित पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। वलित पर्वतों में आपका अरावली भी आता है, आल्पस पर्वत भी इसी में आता है, एंडीज पर्वत भी इसी में आता है, रॉकी, यूराल, ये सभी पर्वत वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। इनमें से हिमालय भी है एक। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि वलित पर्वत में अरावली, आल्पस, एंडीज, रॉकी और यूराल ये सभी आते हैं। इनकी विशेषता ये है कि मैंने जैसे बताया कि जो आंतरिक शक्तियां हैं पृथ्वी की, उनके कारण जो है चट्टानों में मोड़ या वलन उत्पन्न होता है, तब ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो इनकी जो मुख्य विशेषता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये सबसे युवा पर्वत होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं और सबसे जो है विस्तृत होते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं इनकी याद रखिएगा कि वलित पर्वत की परिभाषा या जो है विशेषता में शामिल है कि सबसे युवा होंगे। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि हिमालय प्राचीन है, नवीन है या सबसे युवा है, तो युवा पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ऊंचा होता है ये, और विस्तृत आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे विस्तृत और ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 214 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होना चाहिए, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। और सुप्रीम कोर्ट, या जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, यह जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अभिलेखीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 129 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा इसको। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट, या जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री कौन थे? दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो प्रथम मंत्रिमंडल बना, तो उसमें जो है बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। और ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। रफी अहमद किदवई हमारे जो है पहले संचार मंत्री बने थे। संचार मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संचार मंत्री रफी अहमद किदवई बने थे। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई बनाए गए थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पॉल बिलॉर्ड ने किस विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की थी? दोस्तों, पॉल बिलॉर्ड द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। इन्होंने गामा किरणों को 1900 में खोजा था। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गामा किरणों का नामकरण इन्होंने नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1903 में गामा किरणों का नामकरण किया गया था। और खोजा किसने था? तो पॉल बिलॉर्ड ने खोजा था। यदि हम एक्स किरणों की बात करें या एक्स रेस की बात करें, तो एक्स किरणों की खोज 1895 में हुई थी। इसे जो है WC रॉन्टजेन द्वारा खोजा गया था। WC रॉन्टजेन ने एक्स किरणों की खोज 1895 में की थी। परावैंगनिक किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, इनकी खोज रिटर ने की थी 1801 में। और औरत किरणें, जिन्हें हम इंफ्रारेड कहते हैं, ये 1800 में खोजी गई थी विलियम हर्सेल द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति मापन में किया जाता है? हवा जो है इसकी शक्ति और गति के मापन में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। हृदय गति के मापन में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। हृदय गति मापन में कार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अल्टीमीटर के बारे में जान लेते हैं। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई का पता लगाता है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर द्वारा किया जाता है। उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर करता है और समुद्र की गहराई का मापन फैथोमीटर करता है। समुद्र की गहराई का मापन फैथोमीटर द्वारा करते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सर्पों का अध्ययन दोस्तों ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है और ओराइजा सतावा धान का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन आपका जी वाला सही होगा। जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं मैं उनके बारे में सभी के बारे में बता देता हूँ। जैसे विटामिन बी 3 का नियासिन या जिसे निकोटिनेमाइड कहा जाता है। नियासिन या निकोटिनेमाइड विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 1 का थायमिन है। विटामिन बी 7 का बायोटिन है और विटामिन बी 6 का पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी 11 का फॉलिक एसिड है और विटामिन बी 5 का पैंटोथेनिक एसिड है। इसे याद रखिएगा आप लोग। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। राइबोफ्लेविन, जैसा कि प्रश्न के अनुसार मैंने बताया, उत्तर इसमें विटामिन बी 12 होगा। और विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 1 का थायमिन, विटामिन बी 7 का बायोटिन, विटामिन बी 6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 11 का फॉलिक एसिड और विटामिन बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं। अभी आपके ऑप्शन में होगा, मैं आपको बताऊंगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 31 मई को मैंने बताया कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। राजमुंदरी में आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी में है। बंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। विज्ञान केंद्र पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में है। धनबाद में दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है। फिर से मैं एक बार बताऊंगा। केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है। 11वां प्रश्न देखते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो की है, या जिन्हें हम रूसो के नाम से जानते हैं, रूसो की रचना है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा।
लुइस फिशर के बारे में गांधी एंड स्टालिन एक बुक आती है, पूछता है गांधी एंड स्टालिन, यह जो है लुइस फिशर द्वारा लिखी गई है। प्लेटो की बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक प्लेटो की लिखी पुस्तक है। और हाँ, अरिस्टो की आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, एक बार इसको हम लोग फिर से याद करेंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपकी रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लुइस फिशर ने गांधी एंड स्टालिन लिखी है। प्लेटो द्वारा द रिपब्लिक और अरिस्टो द्वारा या अरिस्टोटल द्वारा पॉलिटिक्स बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, एक सेकंड, हाँ, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस किसने लिखी है या किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। विक्रम सेठ की कुछ पुस्तकें आती हैं एग्जाम में, जैसे अ सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, इसके अतिरिक्त जो है बिस्टली टेल्स भी आता है एग्जाम में, बिस्टली टेल्स। एक बार इसको और देखेंगे, विक्रम सेठ की अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल गर्ल भी इन्हीं की द्वारा लिखी गई है। बिस्टली टेल्स, गोल्डन गेट, ये सभी विक्रम सेठ की पुस्तकें हैं। आप लोग एग्जाम में के लिए तैयार से याद कर लीजिएगा। एक है टू लाइव्स, कई किताबें लिखी हैं, ये प्रमुख किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कपिल देव की एक पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसे आप लोग याद रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है एग्जाम में पूछ सकता है, इसे याद रखिएगा। कपिल देव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। टाइगर वुड्स की एक पुस्तक है दोस्तों, हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ, एक बार इसको हम और दोहराएंगे। अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय की एक जो है और पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद आ गया मुझे, हाँ। तो द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आर, ये सभी जो है अरुंधति रॉय की पुस्तकें हैं। विक्रम सेठ की अस्टेबल बॉय, बिस्टली टेल्स, टू लाइफ्स, गोल्डन गेट वगैरह इनकी किताबें हैं। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, टाइगर वुड्स की हाउ आई प्ले गोल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है, और यह जो है प्रेरित है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भाग 18 में आप लोगों को पता होगा कि आपात उपबंध है, आपात उपबंध 352 से लेकर के 360 तक हैं, लेकिन जो है यदि प्रमुख रूप से देखें तो 352 है आपका, 356 है और 360 है। 352 में आपको जो है यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करते हैं। 356 के अंतर्गत किसी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और 360 में यदि वित्तीय अस्थिरता आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है, राजभाषा है, और राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य वर्णित है। आगे देखते हैं, आपका भाग 15 है, इसमें निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है। निर्वाचन भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से संसदात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा ली गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा दोस्तों हमने ब्रिटेन से ली है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता बहुत पूछता है, ये भी जो है ब्रिटेन से ही प्रेरित है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछता है। विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जैसे मौलिक अधिकार हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका से लिया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को पता होगा कि पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा,
किस देश से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ठीक है। और एक एग्जाम में बहुत पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन एवं हाँ, शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। फिर आया आपका जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 1976 में आया, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय। भाग 4 के अंतर्गत 51 का अनुच्छेद में 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए। फिर जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यह जो है रूस से प्रेरित था। और यदि पूछता है किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों के पद धारण के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण संबंधी शपथ प्रक्रिया किस अनुसूची में है। तो आप लोगों को पता है कि शपथ अनुसूची जो है 3री अनुसूची में है। शपथ संबंधी विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान, शपथ संबंधी प्रावधान शपथ संबंधी प्रावधान दोस्तों 3री अनुसूची में है। 4थी अनुसूची में आपका विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित राज्यों में राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, तो 4थी अनुसूची में जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, जो विभिन्न राज्य हैं और संघ शासित राज्य हैं, इनमें जो है संघ शासित राज्यों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण या जो है उल्लेख किया गया है। फिर से इसको देखेंगे, शपथ ग्रहण संबंधी प्रक्रिया 3री अनुसूची में है। 4थी अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एक सेकंड दोस्तों, लाइट चली गई थी। फिर से हम जो है इस प्रश्न को देखेंगे, कहाँ पर था मैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों के पद धारण के समय ली जाने वाली शपथ ग्रहण संबंधी प्रक्रिया है। तो मैंने बताया कि शपथ ग्रहण संबंधी प्रक्रिया आपका अनुसूची 3 में वर्णित है। 4थी में राज्य एवं संघ राज्यों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण वर्णित है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान दिया गया है। 6ठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन संबंधी प्रावधान दिया गया है। दोस्तों इसको जल्दी से खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है या उपकरण है वह विद्युत मोटर है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। डायनमो आपका इसका विपरीत करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सोलर सेल जो है आपका वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक। और विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को, जो आपकी बैटरी होती है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन कणाद ने किया था। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं। गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किया था। और वादरायण ने उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न, किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों या संयुक्त पैर या खंडों में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो जो ऑर्थोपोडा संघ होता है, ऑप्शन आपका डी वाला होगा, जिसे हम लोग संधिपाद भी कहते हैं।
इनकी विशेषता होती है कि इनके संयुक्त पैर होते हैं और ये प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। दोस्तों इनकी एक विशेषता होती है कि इनका शरीर के चारों ओर एक खाल होती है, खाल जैसी रचना बनी होती है और इनके शरीर सिर वक्ष, एग्जाम में पूछता है, लिख दे रहा हूं, सिर वक्ष और उदर अर्थात पेट 3 भागों में बटा रहता है। सिर वक्ष और उदर 3 भागों में बटा रहता है। इनमें आपको तिलचट्टा देखने को मिलेगा, मच्छर, सतपाद, झींगा, यह ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त केकड़ा, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो प्रजनन तंत्र से संबंधित हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ये कोई जो है प्रजनन हार्मोन नहीं है, ये एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। और इसके अतिरिक्त जो प्रोजेस्टेरोन है ये मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी मादा हार्मोन होता है। और नीचे देख लेते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है। 20वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है आपका, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? दोस्तों लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्रिस्टलीय एवं मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति अर्थात फेरस ऑक्साइड के कारण जो है, या लोहे के ऑक्साइड के कारण यह जो है लाल होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एग्जाम में आपको फेरस ऑक्साइड दे सकता है, लोहे के ऑक्साइड दे सकता है। ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्रिस्टलीय मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति के कारण इसी कारण जो है लाल मिट्टी के लाल रंग होता है। दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।